ओके स्पार्टन्स, टास्क 95 और इससे पहले टास्क 94 में जो दरअसल हमारा HTML टू वर्डप्रेस कन्वर्जन का पहला फेज है, पहला स्टेप था, आपने काफ़ी सारी फाइल्स जो हैं वो जोड़ ली जावास्क्रिप्ट में और CSS में। जब भी आपने कोई थीम HTML का टेम्पलेट है उसको कन्वर्ट करना है, यही प्रोसीजर होगा। सबसे पहले वर्डप्रेस आप डाउनलोड करेंगे, उसका माहौल बना लेंगे। दूसरे नंबर पे आप अभी हमने क्या किया, हम अंडरस्कोर को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब हमने प्रैक्टिस की थी इब्तदाई टास्क में, अगर आपको याद होगा, तो हमने उसको बिल्कुल बेयर बोन स्ट्रक्चर बनाया था खुद से। और मैंने आपके साथ वर्डप्रेस के बहुत सारे टेम्पलेट टैग्स जो हैं वो डिस्कस किए थे, कुछ आज भी आएंगे उसके अंदर। तो इसलिए वो सारी बातें जो हम उस वक्त प्रैक्टिस कर चुके हैं, मैं उनको स्किप कर रहा हूँ, मैं उनकी डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन हर वो चीज़ जो नई आ रही है वो हम दोबारा से उसको देख रहे हैं। तो पहला स्टेप ये हो गया। फिर आपने फाइल्स को उठाना है, और ये मैं चाहूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। आप गूगल पे लिखें फ्री HTML5 टेम्पलेट्स या बूटस्ट्रैप टेम्पलेट्स, उनको अपने पास डाउनलोड करें। अगर कहीं सब्सक्राइब करना पड़ता है, नो प्रॉब्लम, तो आप सब्सक्राइब करें, गो फॉर इट, डाउनलोड करें और उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप 4-5 थीम्स जो हैं HTML के, उनको कन्वर्ट करने की इस स्टेज पे आ जाते हैं तो आप आगे भी बढ़ जाएंगे। ये हमेशा याद रखिए, वर्डप्रेस डेवलपमेंट का ये पहला फेज होता है। आप किसी चीज़ को, किसी बने बनाए स्टैटिक थीम को डायनेमिक बना सकें। अगर आपको ये आगे है तो आप इजीली आगे बढ़ सकेंगे। तो आज हमने क्या करना है, अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ये आपको पता है कि इससे पहले वाले टास्क में हमें सही कनेक्ट नज़र नहीं आ रही थी। उसकी वजह यह है कि मैं जब इसको डिबग किया टास्क के बाद, तो मुझे नज़र आया कि जब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था, क्योंकि बोलते हुए ये चीज़ें इट हैपन्स, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जब मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, ये वाला लिंक, तो ये AA था, यानी वो उसको ले ही नहीं रहा था जो स्टाइल्स है हमारे। और जो स्टाइल हमारे वो पिक कर रहा है वो आ रहे हैं अंडरस्कोर की तरफ से, जो यहाँ पे आपको style.css में नजर आते हैं इस जगह पे। तो ये वो हैं जो अंडरस्कोर की तरफ से। तो आज हमने क्या करना है, सबसे पहले लॉजिकल सीक्वेंस देखें। हमारे पास सबसे बुनियादी चीज होती है नैव बार, जो हेड है उसका। तो हम नैव बार के ऊपर ही काम करेंगे। अब ये जो टॉप बार थी ये हमने बाद में बनाई थी, तो आप इसको कंसिडर करें कि ये आपके पास नैव बार है, जो हर थीम में होती है। कहीं ना कहीं कुछ नीचे होंगी, कुछ जो है वो साइड पे आपको नजर आते हैं उसके लिंक्स। लेकिन नैव बार यानी नेविगेशन मेन्यू जो है वो आपका जरूर होना चाहिए। जब तक आपके पास नेविगेशन नहीं होगी, आपको कैसे पता चलेगा, यूजर एक्सपीरियंस जो है वो फेल हो जाता है। तो इसलिए आपने नैव बार के ऊपर तवज्जो करनी है। अब इससे अगला स्टेप क्या होगा, जब भी हमने नैव बार को लेना है तो हमें वर्डप्रेस के रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम वर्डप्रेस में काम कर रहे हैं। अब ये देखें, मैंने कुछ लिंक्स जो है वो पहले से ओपन करके रखे हैं इसी वेबसाइट के अंदर से, जो कोडेक्स है वर्डप्रेस का, न्यू developer.wordpress.org/code रेफरेंस। सिर्फ आप उसमें रेफरेंस लिख देंगे तो आप इस लिंक तक पहुंच जाएंगे, रेफरेंस। और उसके बाद यहां पे आपने सर्च करना है वर्डप्रेस का कोई भी टेम्पलेट टैग। हैविंग सेड दैट, आज हम चूंकि नैव बार पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप सर्च करें सिर्फ नैव करके और आप एंटर कर देंगे, तो नैव से मुतल्लिका जो भी सेक्शंस होंगे वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। ये वो कोड हैं जो बड़ी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं शुरू की स्टेज पे कि ये कहाँ से आ रहे हैं, तो इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा। वर्डप्रेस नैव मेन्यू इज नैव मेन्यू, इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन है कि अगर नैव मेन्यू हो तो क्या करेंगे। तो बजाय इसके कि हम सारा काम खुद से करते जैसे हम PHP में करते हैं, वर्डप्रेस PHP और MySQL पे बना हुआ है। उन्होंने ये जो आपके 2 फोल्डर हैं, अगर आप आके देखें यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, WP कंटेंट के अलावा ये वो है जिसमें हम थीम्स और प्लगइन्स करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो है ना WP एडमिन और WP इंक्लूड्स, ये दोनों वो फोल्डर हैं, डायरेक्टरीज हैं जिसके अंदर वर्डप्रेस इसी वजह से CMS है और इसी वजह से सक्सेसफुल CMS है। उन्होंने हर चीज को पहले से उसका कोड लिख के छोटे छोटे स्निपेट्स हमारे हवाले कर दिए, ताकि हमें ये सारा काम ना करना पड़े। तो हम दरअसल क्या करते हैं कि हम अपने थीम के अंदर ये जो लगाएंगे, WP नैव का हो जाए या WP इंक्लूड या WP हेडर का या फुटर का या साइड बार का, ये बेसिकली उन्होंने बना के रख छोड़े हैं। हम सिर्फ उनको कॉल करते हैं, तो हमें सारा कोड नहीं लिखना पड़ता। जैसे आप अपना फंक्शन अगर देते हैं किसी जगह पे और आप अपने उस फंक्शन का छोटा सा हिस्सा कहीं पे यूज करेंगे, वर्डप्रेस ने भी यही किया हुआ है। फंक्शंस बनाए हुए हैं, सारा कुछ पीछे चल रहा है, हम सिर्फ उनको यूज करेंगे। तो नैव बार के ऊपर जब हम आते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें नैव बार का पता तो हो कम से कम कि हम जा किस तरफ रहे हैं। तो पहली स्टेज वर्डप्रेस नैव मेन्यू।
राइट क्लिक करें, इसको ओपन कर लें। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस सारे को एक दफ़ा देखा करें। हैज़ नैव मेन्यू उसके आगे पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट किसी पे नहीं है, दोनों में फ़र्क देखें। यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे पहली ये आपके पास एक परमालिंक हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये होम, उसमें रेफरेंस में हम फंक्शंस में गए और फंक्शंस के बाद आपको ये चीज़ें नजर आई, ब्रेड क्रम जिसको कहा जाता है टेक्निकल जुबान में। नीचे उस कोड का एक स्ट्रक्चर दिया जाता है। ये काम भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने चूंकि स्किप की हुई हैं वीडियोस, कुछ टास्क सिर्फ इस वजह से कि जी बहुत लंबे हैं वो छोड़ दिए हुए हैं। अब वो कह रहे हैं सर ये कहाँ से आ रही हैं चीज़ें। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और डिटेल में कर चुके हैं। तो ये डिस्प्लेज अ नेविगेशन मेन्यू। ओके, नीचे एक सेक्शन होता है डिस्क्रिप्शन का। सबसे पहले डिस्क्राइब किया जाएगा कि ये व्हाट इज व्हाट। आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाए, उसके बाद आपके पास सोर्स होगा कि वर्डप्रेस ये कहाँ से ले रहा है। वर्डप्रेस ले रहा है WP इंक्लूड्स के फोल्डर में। उन्होंने एक फाइल बनाई हुई है नैव मेन्यू टेम्पलेट। और ये मैंने आपको बताया था कि उसका तरीकाकार ये है कि आप जाएं अपने थीम के अंदर, जहां पे आपको ये WP इंक्लूड नजर आता है, उसमें नैव मेन्यू N को प्रेस करेंगे तो हम नैव वाले में आ जाएंगे। नैव मेन्यू टेम्पलेट, तो दोनों को आप सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें, एडिट विद नोटपैड++। ये उनके लिए जो इसको मजीद देखना चाहते हैं। हम चूंकि CMS को कस्टमाइज नहीं कर रहे, हम थीम को कर रहे हैं। अब ये देखें, ये PHP से सारी चीज़ें आ रही हैं। इफ इज ऑब्जेक्ट, ये क्लासेस बनी हुई हैं, उसके ऊपर उनके इंस्टेंशिएशन हो रही है, नए नए ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। बाकी सारा काम वेरिएबल्स कैसे वो चल के आ रहे हैं, हम सिर्फ इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये देखेंगे आपको सारे पैरामीटर्स जो एक अरे के अंदर हम देख सकते हैं, वो यहाँ पे उन्होंने दे दिए। जितने भी पैरामीटर्स होंगे या आर्गुमेंट्स होंगे, उसकी डिटेल उन्होंने दे दी। तो ये फाइलें हमें वो बता रहा है कि जी सोर्स इसका ये है, ये जो स्निपेट आपने यूज करना है, जस्ट इन केस कि आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट, अब इस फाइल की चूंकि हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें पता, अच्छा अगर जरूरत पड़े तो हमें पता चल जाए कि क्या क्या चीजें हैं। एक्सपेंड करेंगे, ये आपको सारे नजर आ जाएंगे जो पैरामीटर्स हम यहाँ पे दे सकते हैं। सबको देने की जरूरत नहीं, समटाइम्स एक दो चीजें हम देते हैं, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे उसकी। ये कोड से आप बाहर आ जाए, स्क्रॉल करके आगे दूसरा सेक्शन हो गया, डिस्क्रिप्शन पहला, फिर उसके बाद सोर्स है। नीचे में चेंज लॉग में वो बताएंगे कि ये किस वर्जन में नैव मेन्यू आए थे और अभी रीसेंट तब्दीली उसके अंदर क्या आई। वर्डप्रेस की जो सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है ना मेरी जान, वो ये है कि ये ज्यादा जल्दी अपना कोड बदलता नहीं स्निपेट्स को। देखें 3.00 में ये इंट्रोड्यूस हुआ, 4.7.0 तक पहुंच के इसके अंदर एडेड द आइटम स्पेसिंग आर्गुमेंट, एक छोटी सी तब्दीली की। बाकी सारी चीजें, यानी अगर आपको 4, 5, 6 साल पहले से वर्डप्रेस आपने सीखा हुआ है तो आज भी आप उसके साथ बेहतरीन अंदाज में लाइन होकर चल रहे हैं। सिर्फ गुटनबर्ग की एक नई तब्दीली आई है इन दिनों में, अदरवाइज 90% कोड वही चल रहा है। ये इसका एक फायदा है जिसकी वजह से इसकी पावर भी है। जिन लोगों ने अपने पेरेंट कोड्स को ही तब्दील कर दिया हर 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, उनकी ज्यादा मार्केट या कम्युनिटी नहीं बन सकी कि ये तो हर दूसरे दिन के बाद अपना ही पेरेंट कोड जो है वो चेंज कर देते हैं। तो फ्रंट एंड हम चेंज करते हैं, बैक एंड जो है वो आपका तवील अरसे तक चलता रहता है जब तक उसकी जरूरत होती है मार्केट में। ये बातें मुझे पता है कि एक्स्ट्रा है, लेकिन ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। अगला सेक्शन, एक बंदा कहता है मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूं। ओके, तो वर्डप्रेस कहता है जी कि मोर इन्फॉर्मेशन में आप यूसेज की तरफ आ जाए। आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने वर्डप्रेस ने कर लिया हुआ है, आप इसको अपने थीम में या प्लगइन में कैसे यूज करेंगे। तो उसका तरीकाकार उन्होंने दिया कि आप ये लिखेंगे वर्डप्रेस नैव मेन्यू और अंदर आप देंगे आर्गुमेंट्स। अब आर्गुमेंट्स को आप किसी अरे में ले जाएं अगर आपने ज्यादा आर्गुमेंट्स देने हैं, और फिर यहां से आपने उनको कॉल करना है। तो मैंने आपको बताया था जब हमने ये टास्क किए थे, मुझे याद है तकरीबन 2 या 3 टास्क थे, कि सबसे पहले आप इसको रजिस्टर करेंगे, एक चीज को रजिस्टर, दूसरे में आप उसको बताएंगे कहां पे जाके आपने इसको डिस्प्ले करना है। फंक्शंस में आपने रजिस्टर कर लिया या किसी भी फाइल में जहां आप कर रहे हैं, डिस्प्ले करेंगे हेडर के अंदर। कई मेन्यू फुटर में होते हैं, कई मेन्यू साइड बार में होते हैं, कुछ सोशल मेन्यू होता है। तो आप एक दफा उनको रजिस्टर कर लें, फिर उनको जहां जहां उनकी रिस्पेक्टिव फाइल है वहां पे आप डिस्प्ले कर देंगे। तीसरा काम मैंने आपको बताया था कि स्टाइल करने होते हैं CSS में। आप चाहते हैं आपका मेन्यू नीला पीला छोटा बड़ा नजर आए तो वो CSS। तो ये 3 स्टेप है, रजिस्टर, डिस्प्ले एंड कस्टमाइज, स्टाइल। तीनों स्टेप आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये बुनियादी कॉन्सेप्ट होगा। वेरिएबल कहीं पे रजिस्टर हो रहा है, कहीं आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो, कहीं पे वो एग्जीक्यूट होगा और कहीं पे जाके CSS में उसको स्टाइल मिल रहा होगा। तो
टोटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनका बुनियादी कॉन्सेप्ट तकरीबन मैंने यही देखा है। बुनियादी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे आ जाओ, उन्होंने देखे, साथ ही CSS क्लासेस भी दे दी। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाए, फिर आ जाता है रिलेटेड। वेरी ब्यूटीफुल जो सेक्शन है आपका, कि अगर आप इसको देखना चाहें कि ये लिंक कहाँ कहाँ पे इसके लॉजिकल बन रहे हैं, इससे रिलेटेड फाइलें कौन सी हैं, तो एक ये हो गया ESC एस्केप और एट्रीब्यूट, लैंग्वेज के साथ, ट्रांसलेशन के साथ इसका ताल्लुक है। आगे उन्होंने बताया भी हुआ कि HTML के एट्रीब्यूट जब आप URL यहाँ पे देते हैं तो बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जो बाज़ का डिस्टर्बेंस के लिए आप ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा तंग करते हैं उसमें। तो उसके लिए हम एस्केप HTML भी शुरू करते हैं, एस्केप एट्रीब्यूट भी करते हैं, डबल अंडरस्कोर जैसे हमने यूज़ किया था और बड़ी प्रैक्टिस की थी काफ़ी जगहों पे। उसके बाद पार्स आर्गूमेंट्स है। तो यानी इन सब के साथ इसका ताल्लुक बन रहा है, इस फाइल का ये जो वर्डप्रेस nav मेन्यू का टैग है। आगे देखें कौन कौन कहाँ पे यूज़ कर रहा है। तो आपका जो कस्टमाइज है, कस्टमाइजर जो इसकी अगली स्टेज में इन्हीं टास्क में आएगा, उसमें भी ये इस्तेमाल हो रहा है चूंकि मेन्यू हम वहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद विजेट्स के अंदर भी यूज़ होता है, प्लगइन्स में भी यूज़ होता है, यस। फिर अगला सेक्शन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे और आपके लिए। ये हर बंदा यहाँ पे अपनी मर्जी का स्निपेट भी दे सकता है। आप भी चाहें तो आपका अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पे रजिस्टर कर लें। मैंने आपको बताया था मेरे पास अकाउंट बना हुआ है। मैं अगर अपनी तरफ से कोई नया स्निपेट देते हूँ तो वो इसके नीचे आ जाएगा। ये किसी ने, ये नौजवान है ड्रू जेनस, 5 साल पहले इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, चूंकि कम्युनिटी इसको बिल्ड कर रही है। आप यहाँ पे अगर फीडबैक देना चाहते हैं, आप लॉग इन करेंगे, फीडबैक भी दे लें। इन्होंने पूरा तरीकाकार बता दिया कि थीम लोकेशन एक पैरामीटर जो हमने काफ़ी सारे देखे थे उसमें से एक यूज़ किया हमने, और फिर उसमें कंडीशन दे दी कि अगर यूज़र लॉग इन हो तो आप उसको लॉग इन वाला दिखा दें, ये वाला हिस्सा। अगर नहीं, मेंबरशिप जैसी वेबसाइट होती है। नीचे आके देखें तो हेयर इज़ द रेडी टू यूज स्निपेट, नॉट अ रियल कंट्रीब्यूशन, मोर देन एनीथिंग एल्स अ शॉर्टकट। वो कह रहे हैं जी ये मैंने एक बना दिया आपको कि अगर आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आप उठा लें, एक्सपेंड कर लेते हैं फुल कोर्स को। बेसिकली ये कहाँ से आ रहा है, वही जो फाइल हमने अभी देखी थी, यानी इसको आपने यूज़ करना है तो आप अपने पास ले जाएंगे। तो Ctrl+C ये हमारे काम आएगी चीज़। आगे जाके देखें तो रिमूविंग द UL, ये लोगों ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है इसके अंदर। तो बेसिक चीज़ जो है वो इसके अंदर है। फिर यहाँ पे उन्होंने देखा WP Docs वॉकर nav मेन्यू। वॉकर की क्लास एक होती है कि जब आप वर्डप्रेस की किसी जगह पे जाएं, जैसे यहाँ पे जब हम पैरामीटर देते हैं तो एक लिमिटेशन है वर्डप्रेस के पास। उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए, ताकि वो जो आपके स्टेप्स होते हैं nav मेन्यू में, पेजेस दर पेजेस, उनमें उसका लूप करना प्रॉब्लम होती है, तो फिर एक वॉकर क्लास बनाएगी। बूटस्ट्रैप के लिए एक डिफरेंट है जो हम यूज़ करेंगे, जो बूटस्ट्रैप की वॉकर क्लास है। तो ऐसे बंदों का, ऐसे डेवलपर का बहुत शुक्रिया जो काम को आसान करते हैं, वरना हम शायद बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाएं। तो वो फाइलें जावास्क्रिप्ट में, PHP में वो बना के रख देते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। तो आज जैसे ग्रुप में कोई क्वेश्चन भी कर रहा था कि सर अगर हम अपनी लाइब्रेरीज बनाना चाहें, बनाएं, यही तो मैं चाह रहा हूं आप उसको। लेकिन इससे पहले कि आपको लाइब्रेरी बनाएं, पहले से बनी हुई लाइब्रेरियों को रीड करना आपको आना चाहिए। आपको पता हो कि वर्डप्रेस के पास क्या क्या है। तो जब आपको सारी चीज़ें यूज़ करनी आ जाएं तो फिर आप कम्युनिटी के अंदर कोई चीज़ें नई देने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो अभी तो मैं अपने आप को इस स्टेज पे नहीं समझता, मैं तो अभी सिर्फ लर्न कर रहा हूँ ना, और स्पार्टर्स भी लर्न कर रहे हैं। लेट्स गो अहेड। उसके बाद फिर उन्होंने सारी डिटेल टाइम निकाल के प्लीज़ इसको आदत डालें। ये कोडेक्स बहुत ज़रूरी है। जब आप इसको नहीं देखते और आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर इसी तरीके से होगा, साल के बाद आप कहेंगे कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई और वो नहीं आई। तो सिर्फ नैब बार को आज हमने लेना है। बातें अब हम ख़त्म करते हैं। यहाँ उन्होंने पूरा तरीकाकार बताया कि अगर किसी स्पेसिफिक टारगेट करना हो किसी नैब मेन्यू को तो कैसे करेंगे। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, हमारे पास है सबसे पहले functions.php में ये चीज़ें हमने जोड़ ली थी, आपको मैंने बताया पहला स्टेप होता है। और आपकी सेमी डायनेमिक जो है, जब मैंने वो लिंक सही किया तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास सारे कलर्स है वो आना शुरू हो गए। प्लस मैंने अपने इमेजेस को, ये मैंने आपको बताया था 2 तरीके होते हैं, और मैंने उन तमाम इमेजेस को सेमी डायनेमिक, फुल डायनेमिक नहीं बनाया। तो मैंने उनके आगे लगा दिया था यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे भी इमेज नज़र आ रहा है, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI। अगर आप फर्ज करें इस तरीके से नहीं करते और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो PHP क्लोज हो रहा है ये यहीं पे क्लोज हो जाए, ये वाला, तो मैं इसको कंट्रोल कट करता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये हमारे पास कौन सा है, WP ट्रेनर वाला। चलें इसे प्रैक्टिस करते हैं। कंट्रोल कट कर दिया, अब मुझे कंकेटनेशन देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ Ctrl+V
और यहां से मैं इसको स्पेस करूंगा और फिर मुझे सिंगल कोड देने की भी जरूरत नहीं होगी। तो टोटल मेरा जो है वो इतना ही काम होगा यहां तक। ये मैंने यहां पे, यानी मेरा बेसिकली, मैं इसको कट करके आपको दिखाता हूं, आप समझ लें, कंट्रोल एक्स किया मैंने, ये मेरा इमेज सोर्स चल रहा था यहां तक, टोटल जितना भी मेरा एक इमेज का सोर्स था, और उसके अंदर ये मेरी क्लास थी और आल्ट वगैरह थे। इस इमेज सोर्स की जगह पे मैंने कंट्रोल वी करके सिर्फ ये स्निपेट लगा दिया पीएचपी का। मैंने इसको पहले कॉन्केटनेशन के साथ दिया था। तो मैं इसको कंट्रोल एस करता हूं और देखता हूं कि डब्ल्यूपी ट्रेनर चाहे वो मेरा एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ। अभी यहां पे ये चल रहा है फीचर्ड कोर्सेस और नीचे ये डब्ल्यूपी ट्रेनर। हम इसको करते हैं रिफ्रेश। अब जब रिफ्रेश करेंगे तो अभी भी आपका ये इमेज वो ले रहा है। यानी आपके पास दोनों तरीके हैं, आप कॉन्केटेनेशन वाला कर लें या सिंपल ये सबसे तरीका है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं कि सिर्फ सोर्स वाला हिस्सा जो है उसको आपने कट करना है और ये पेस्ट कर दें, बाकी फॉरवर्ड स्लैश देने की जरूरत होगी आपको यहाँ पे, लेकिन उसमें फिर कोड शोड देने की जरूरत नहीं। लेकिन ये डाटाबेस से नहीं आ रहा, ये जो फोल्डर में पड़ा हुआ है समटाइम्स इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो आपको डाटाबेस से कैसे उठाना है, ये हम उस तरफ बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये काम हमने कर लिया था। तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, जब आपके इमेजेस भी आ गए, फाइलें सारी, फाइलें कैसे पता चलेगा मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कंट्रोल प्लस यू करें अगर आप क्रोम में, कंट्रोल प्लस यू, तो व्यू पेज सोर्स हो जाता है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लें, जो कि शानी कह रहा था थोड़ा सा मुझे कोड देखने में परेशानी होती है। तो शानी हमने ये लगा लिया, कंट्रोल यू किया। कंट्रोल यू इस तरीके से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, उसके आगे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस यू, सोर्स आ गया हमारे सामने। अगर हमारे लिंक ठीक ना हुए तो हमें पता चल जाएगा। डैश आइकन्स आ रहे हैं वर्डप्रेस के जो जुड़े हुए हैं, स्टाइल शीट आ रही है जो वर्डप्रेस की तरफ से आ रही है, करते जाएं नीचे, नॉर्मलाइज भी वो ले रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें जो कुछ आपने लगाया था, बूटस्ट्रैप आ रहा है, फॉन्ट ऑसम, स्लिक, फ्लेक्स स्लाइडर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे उठ के आ रही हैं। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट का भी होता है कि आप जावास्क्रिप्ट को भी नीचे अगर आप करके देखें, ये सारे इमेजेस हो गए, स्क्रॉल करते रहें, आपको सारे लिंक्स चाहे वो यहाँ पे नजर आ जाएंगे जो जो आपने ऐड किए थे। सबसे लास्ट में फुटर, वहां पे आपको मैंने बताया था एक आपका आर्गुमेंट होता है लास्ट में कि फुटर में आप इसको लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते, या आप चाहते हैं हेड में नजर आए। तो ट्रू और फॉल्स की कहानी है और वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले टास्क में। तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है हॉवर, इंटेंट, एडमन बार, ये कुछ वर्डप्रेस की तरफ से आ रहे हैं। यहाँ पे बूटस्ट्रैप ओके, उसके बाद स्लिक भी आ गया, यहाँ पे डेजी भी आ गया, आइसोटोप भी नजर आ रहा है, फ्लेक्स स्लाइडर भी नजर आ रहा है। तो आपके पास सारी जावास्क्रिप्ट जो आपको चाहिए, इसका मतलब आपके पाथ सारे के सारे यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं। मसलन किसी एक पे क्लिक करें, स्लिक वाले के ऊपर आपने स्लिक को क्लिक किया, तो अब यहाँ पे देखें WP कंटेंट थीम्स, उसके अंदर स्पार्टन यूनिवर्सिटी आपका थीम, वेंडर का फोल्डर आपने बनाया था, स्लिक का फोल्डर, स्लिक में slick.min.js। इसका मतलब आपका पाथ बिल्कुल ठीक है। और ये आ रहा है उसका वर्जन की एक दो चीजें एडवांस भी होती हैं कि आप अगर चाहें कि कुकीज सेव ना करे आपका ब्राउजर जो है, तो आप उसको लेटेस्ट वर्जन के साथ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी उसकी इस स्टेज पे जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल में हमने शायद शुरू में कभी डिस्कस किया भी था, नहीं भी किया तो नो प्रॉब्लम। तो यहां तक क्लियर हो गया जी। अब हमारे पास क्या है, यहां तक जब हमने कर लिया, अब हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक आप इतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किसी HTML थीम टेम्पलेट को आप जोड़ सकते हैं, फाइलें लगा सकते हैं और इमेजेस को डिस्प्ले कर सकते हैं, स्लाइडर को भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। गोया सारी चीजें जो है वो आपकी यहाँ पे नजर आना शुरू होगी। नेक्स्ट स्टेप आज हमने क्या करना है, अब आपके पास ये पेजेस थे, अगर आप कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये नजर आ रहा है मैसेज। नॉर्मली जब हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाते हैं तो यहाँ पे वो HTML के साथ ही जोड़ेगा। यहाँ पे वो क्यों कह रहा है दैट पेज कैन नॉट बी फाउंड, चूंकि हमने किया है अंडरस्कोर को यूज। यहाँ पे जाएं अगर आप अपीयरेंस के अंदर, तो आपको ये मेन्यूज नजर आ रहा है। याद है शुरू में मैंने कहा था आपको मेन्यूज नजर नहीं आता जब हम खुद बनाते हैं। तो अभी ये मेन्यू अंडरस्कोर की तरफ से आ रहा है। कहां से आ रहा है मैं आपको दिखाता हूं। आप जाएंगे functions.php में, यहां पे आप कंट्रोल F करेंगे और वर्डप्रेस _nav _menu, आप इसको फाइंड नेक्स्ट करते हैं और सर्च करते हैं कि ये कहां पे यूज हो रहा है। ये वो है जो उन्होंने बनाया हुआ है अंडरस्कोर ने। तो functions.php में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको यहां पे रजिस्टर किया। पहला स्टेप रजिस्टर nav menus, मेन्यू नहीं है मेन्यूज है। मैं यहां पे इसका अगर नाम चेंज करना चाहूं, मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा, जो हम करेंगे। यहां पे आप इसका नाम
कोई भी रखना चाहते हैं, लेट्स से कि मैं यहाँ पे रख लेता हूँ प्राइमरी, ये मैंने नाम चेंज कर दिया। एस्केप HTML उन्होंने किया जो ट्रांसलेशन के साथ इसकी ज़रूरत है, डबल अंडरस्कोर, उसके बाद ये फंक्शन था। यहाँ से आगे फिर उन्होंने क्या किया, उसका नाम रख दिया प्राइमरी। आप इसकी जगह पे प्राइमरी मेन्यू करना चाहते हैं, आप प्राइमरी मेन्यू कर दें। और ये कहाँ से आ रहा है, ये होती है लैंग्वेज की स्ट्रिंग। अब आपको समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है, इसके अंदर कितने आर्गूमेंट्स होने चाहिए। कंट्रोल C करें इसी कोड को, वर्डप्रेस में वापस आ जाएं। ये जो आपका कोड रेफरेंस है, इस रेफरेंस के ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पे कंट्रोल V करें, एंटर कर दें। इसका मतलब ये है, यहाँ पे आपको उन्होंने क्या दिया, आपके इस रजिस्टर नैव मेन्यू के अंदर ये एक थीम का जो नैव की लोकेशन है उसको रजिस्टर करता है, और उसमें क्या है लोकेशन, उसकी अरे भी आप दे सकते हैं, और अरे में जितने आर्गूमेंट्स देना चाहें। पैरामीटर्स क्या क्या है, नीचे आ जाए इसको स्क्रॉल करके। सबसे पहला है ये वेरिएबल, आपने इससे टेंशन नहीं लेने की, शायद ये वेरिएबल है, सिर्फ उन्होंने एक डिस्टिंक्शन की हुई है। लोकेशन ऑप्शनल है। अरे जो है एसोसिएटिव अरे हम डिस्कस कर चुके हैं शुरू में बड़ी डिटेल में कि अरेज कितनी टाइप्स की होती हैं। मेन्यू लोकेशन आइडेंटिफायर्स लाइक अ स्लग, और अरे अगर आप देना चाहें तो ठीक है, ज़रूरत नहीं है। कहाँ से आ रहा है, इस फाइल से आ रहा है नैव मेन्यू। चेंज लॉग 3.0.0, उसके बाद चेंज नहीं हुई, ओके। यूजेज कहाँ कहाँ पे है, ऐड थीम सपोर्ट में है। फिर उसके बाद ये जो 11 मैंने आपको बताया था लोकलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन, शुरू में इंटरनेशनलाइजेशन जो है उसके तकरीबन 18 लेटर ऑफ दी अल्फ़ाबेट है, तो इसलिए उसको I18 कहा जाता है इंटरनेशनलाइजेशन। और लोकलाइजेशन जो है उसमें तकरीबन 11 बनते हैं। जब आपने ट्रांसलेशन के काबिल बनाना हो, जो हम बनाएंगे इंशाल्लाह इसके आखिर में, मैं आपको सिखाऊंगा। आपने अक्सर फोल्डर देखा होगा लैंग्वेजेस का, लैंग्वेजेस के फोल्डर में आप कैसे लेके जाएंगे। अगर कोई फ्रेंच का बंदा, ग्रीक का बंदा उर्दू में आप उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, वर्डप्रेस को कैसे करेंगे, तो ये कमर्शियल थीम्स के अंदर बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। फिर उसकी लाइसेंसिंग करना वगैरह वगैरह, वो एक दो टास्क में इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। यूज़र कंट्रीब्यूटेड है जी, यहाँ पे रजिस्टर नैव मेन्यूज ये सारी उन्होंने बता दी। अरे बना दी, अरे जो है वो, यानी अगर आप अरे नहीं भी देते, सिर्फ रजिस्टर कर लेते हैं तो रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन आप उसको अरे में फर्दर आगे चीज़ें देते हैं। तो इसी में हम काम कर रहे हैं, प्राइमरी मेन्यू। मैं इसी को, इतने हिस्से को कंट्रोल C कर लेता हूँ। ऊपर उन्होंने क्या किया, फंक्शन बनाया हुआ उन्होंने, अगर आपको ज़रूरत हो तो। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे उन्होंने फंक्शन नहीं बनाया, लेकिन ऊपर आके आप देखें तो ये फंक्शन बना हुआ है। स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी सेटअप के अंदर ही उन्होंने इसको दे दिया, यानी अलग से उसको बनाने की ज़रूरत नहीं। और वो उसी फंक्शन के अंदर, चूंकि ये फंक्शन लास्ट में इनइट के ऊपर हुक होगा, ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले वाले टास्क में। आफ्टर सेटअप थीम मैंने आपको बताया था ये बनी हुई हुक्स हैं, हमने इस एक्शन हुक के ऊपर अपना एक्शन दे दिया। ये वो फंक्शन का नाम है जो आपने बनाया था ऊपर टॉप पे, स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी सेटअप। हम वर्डप्रेस को कहते हैं कि बाबा जब आप ये इनिशिएट करें, आपने जो बनाया हुआ है कोड, तो बराहे मेहरबानी हमारा ये मुसाफिर साथ ले जाइए, हमारे थीम के मुताबिक अपना ये मिजाज बदल लीजिए। तो उसमें दो हमने डिस्कस किए थे, एक्शन और फिल्टर। एक्शन का मतलब आप टोटली बदल देते हैं उसकी कमांड को, आप कहते हैं नहीं आप ये करें। इस पे मैंने मिसाल भी दी थी आपको कि किस तरीके से एक्शन और फिल्टर जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया जी। अब हम सबसे पहले अगर आप इसको फर्ज कर लें इसके अंदर से निकाल देते हैं और आप कहते हैं नहीं मुझे अपना नए सिरे से बनाना है, तो आप नए सिरे से बना सकते हैं। आप इसको यहां से फर्ज कर लें, कंट्रोल क्यू कर दिया आपने, इसको भी आप कंट्रोल क्यू कर देते हैं, आपको नहीं चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अब आपको अपना मेन्यू देना पड़ेगा। फ्रंट एंड पे जाए, यहां पे आप जो ही रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे चूंकि ये आ रहा है HTML का, ये आपकी तरफ से नहीं आ रहा। ये अंडरस्कोर ने पहले जो दिया हुआ था वो हमने यूज ही नहीं किया अभी तक, ये तो हमारा HTML का है। मैं इस पर क्लिक करूंगा एरर आ जाएगा। तो मैंने अब इसको बताना है कि नहीं बाबा आपने मेरा नैव मेन्यू जो है उसको सिलेक्ट करना है। तो कैसे करेगा वर्डप्रेस, मैं नीचे आऊंगा स्क्रॉल करके, जहां पे ये आफ्टर सेटअप थीम वाली कहानी थी, यहां पे मैं आके अपना एक नया फंक्शन बनाता हूं। और मैंने आपको तरीका सिखाया था, फंक्शन आप लफ्ज लिखेंगे और उसके बाद फंक्शन का जो भी नाम आप देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ स्पार्टन्स मेन्यू, ये मेरा फंक्शन है। और उसके आगे मैंने पैरेंथेसिस दिए, और पैरेंथेसिस देने के बाद मैंने आपको बताया था करली ब्रेसेस 2 दफ़ा। ये आपका होता है नॉर्मल जो आप फंक्शन बनाते हैं, सब का अगर आप देखेंगे तो यही चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पे हम या शुरू में देना चाहें ऐड एक्शन, या लास्ट में देना चाहें, तो आप इसी को कॉपी कर सकते हैं, या इन इट जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कंट्रोल C करें, यहाँ शुरू में दे दें,
आप यानी शुरू में बता देते हैं वर्डप्रेस को कि जब आप ये करें तो यहाँ पे मेरा ये जो फंक्शन है स्पार्टन्स मेन्यू वाला, अब आपने देखना है कि आपने कैपिटल या स्मॉल तो नहीं किया था, जैसे ये एम एक्स्ट्रा हो गया तो ये आपने दे देना। उसके बाद यहाँ तक आपने बता दिया इसको कि इस फंक्शन को इस हुक के साथ हुक कर दो, और मेरी बात मानो जो मैं कह रहा हूँ। अब हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, वापस आते हैं यहाँ पे नैव मेन्यू में और स्क्रॉल करके, बल्कि यहाँ इसको देखते हैं। ये दोनों चीज़ें आप रजिस्टर कर रहे हो ना, तो आपको ये कंट्रोल सी किया आपने, यहाँ पे वापस आ गए, चूंकि यहाँ पे आप कर रहे हैं रजिस्टर, फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो कंट्रोल वी कर दिया आपने, यानी आपने अपने फंक्शन के अंदर वर्डप्रेस का फंक्शन यूज किया और उसमें अरे आ गई। अब यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू, फुटर मेन्यू, तो हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। ये पहला मरहला हमने डिस्कस किया था, रजिस्टर हो गया। अब बाबा ये आपका मेन्यू कहाँ पे नजर आए, आपका ये मेन्यू नजर आएगा जहां आप देना चाहते हैं। तो हमारे पास कहाँ पे है, header.php, यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे देखें जो अंडरस्कोर ने बनाया हुआ था वो कहाँ पे बनाया हुआ था, वो हमने चूंकि डिलीट कर दिया। तो हमारा मेन्यू जो है वो कहाँ पे है, हमारा मेन्यू पड़ा हुआ है, तो एक तो ये हमारे पास सोशल लिंक का मेन्यू आ गया, दूसरा हमारा मेन्यू पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये यूएल क्लास जो है, इसके ऊपर हमने कुछ क्लासेस और आईडीज दी थी। तो अब आपने दिल बड़ा करके क्या करना है, देखें ये यूएल क्लास कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक। ये स्टैटिक थे, हमने इनको डायनेमिक बनाना है आज। तो इन सारी चीजों को यूएल से यूएल तक आपने डिलीट कर दिया, और घबराना नहीं है आपने कि आपने ये क्या कर दिया। इसको हम टैब की प्रेस करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे गए, यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, ले जनाब आपका मेन्यू गायब हो गया, क्योंकि आपने जो HTML दिया हुआ था वो यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन जो आपने फंक्शन दिया था उस फंक्शन को यहाँ पे अब आपने डिस्प्ले करना है। फंक्शन में आपने क्या किया था कि आप रजिस्टर कर रहे हैं दो मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू और फुटर मेन्यू। टेक्स्ट डोमेन आपकी क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपकी टेक्स्ट डोमेन है, जो आर्गुमेंट्स इसके अंदर नजर आते हैं। ये इसलिए हम यूज करते हैं कि आपने कल को ट्रांसलेशन करनी है कोई बंदा, तो आप इसको यूज करें। अगर आप थीम सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं, हम बना रहे हैं वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के लिए, तो ये देना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए ये जो सेकंड इसका पैरामीटर है, यहाँ पे हम देंगे अपनी जो टेक्स्ट डोमेन होगी। ये कहाँ पे नजर आती है मैं आपको दिखाता हूँ, ये नजर आएगी style.css में, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है टेक्स्ट डोमेन स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी, ये हमने वहां पे देनी है। तब हमारा थीम जो है वो ट्रांसलेटेबल होगा, तब हमारे थीम में लोकलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन होगी। तो हमने तो इंटरनेशनल लेवल पे ही जाना है स्पार्टन्स ने इंशाल्लाह। कंट्रोल एस कर लिया, दो मेन्यू आपने कर लिए। अब इन मेन्यूज को आपने डिस्प्ले करना है। पहला स्टेप रजिस्टर, दूसरा स्टेप आपका डिस्प्ले, तीसरा स्टाइल। तो यहां पे आगे हेडर में हम इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसके लिए वर्डप्रेस फंक्शन देता है वर्डप्रेस _nav_ मेन्यू वाला, ये यहां पे देना है। ये ब्लैक क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि HTML के अंदर आप काम कर रहे हैं। तो जब भी HTML के अंदर काम करेंगे PHP आपने देनी है, तो उसके लिए PHP, और यहीं पे इसको आप क्लोज कर लें वरना बाद में याद नहीं रहता। तो इसको हम कट कर लेते हैं, यहां पे हम करते हैं इसको V। अब इसको हम, ये PHP का स्निपेट है, यहां से यहां तक आप वर्डप्रेस nav मेन्यू दे रहे हैं, और ये वर्डप्रेस का एक फंक्शन है, लिहाजा पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट दे देंगे। अब इसके अंदर आपने सारी गेम करनी है। यहां पे आप जो हम डिस्कस कर रहे थे रजिस्टर nav मेन्यूज, ये काम हमारा हो गया। यहां पे उन्होंने कहा जी ऐड एक्शन इन इट रजिस्टर nav मेन्यूज, यानी अगर आप कंट्रोल C कर लें, आप आफ्टर सेटअप थीम नहीं भी करना चाहते, तो आप इसको functions.php में अगर आप यहां पे ये भी दे दें, ये वाला init वाला, सिर्फ इतना लिख दें init, और ये कोड चूंकि हमने वहां से कॉपी किया था, तो init भी एक बनी हुई हुक है। init का मतलब इनिशियलाइज, कि जब ये इनिशियलाइजेशन हो जाए तो प्लीज हमारा मेन्यू जाइए भी आप उसको यहाँ पे रजिस्टर कर दें। तो इसको देने की भी जरूरत नहीं, आप इसको भी डिलीट कर दें, कंट्रोल एस, इतना काफी है आपके लिए। यानी आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आप अगर उसके अंदर रहने देते वो भी ठीक था, आपने कहा नहीं मैं तजुर्बा करना चाहता हूं नए सिरे से, ओके। तो फिर अब जब हमने nav मेन्यू करना है वापस जाएंगे, रजिस्टर हमने कर लिया, डिस्प्ले कैसे करना है, वर्डप्रेस nav मेन्यू जो हम बना रहे हैं, और इसके अंदर भी चले इसी को हम कंट्रोल C कर लेते हैं। ये जरा अच्छी इसकी लोकेशन है, कंट्रोल C किया। अब मैं आपको इसका समझाता हूं। आप इसको कर रहे हैं रजिस्टर, कंट्रोल V कर लिया। उन्होंने बेसिकली क्या किया
इसको मैं डिलीट करके दिखाता हूँ ताकि आप इसको देख सकें कि ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है, ये अरे बनाई थी आपने और मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्या तरीकाकार होता है। इसी तरीके से ये अरे बनाई थी और कंट्रोल जी किया इसको और इसको फिर ले जाते हैं वापस यहाँ तक और यहाँ तक फिर इसको जनाब किया, यानी ये कोड था अरे का और ये चली गई आगे। अरे के आगे फिर आपको 2 दफ़ा पैरेंथेसिस देनी है और बाकी काम हो रहा है उसके आगे। तो अब आपने जब इसको कंट्रोल वी किया था तो वो इस हालत में था। तो अब अगर आप इसको फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे भी लेके आना चाहते हैं इस तरीके से भी ठीक है, कंट्रोल जी करें वरना, और इस सारे को सिलेक्ट करके फिर कंट्रोल वी कर लें ताकि आप इसको देख सकें। और हमने PHP को भी रिमूव कर दिया तो कंट्रोल वी कर दिया आपने। आप समझ आ गई कि वर्डप्रेस नैव मेन्यू उसमें आपने अरे बनाई तो आपके 18-20 वहां पे पैरामीटर्स होते हैं, उनमें से फिलहाल सिर्फ 2 नजर आए हैं। पहला होता है थीम लोकेशन। थीम लोकेशन क्या है? एक्स्ट्रा मेन्यू। हमने कहां पे रजिस्टर किया था? हमने किया था प्राइमरी मेन्यू। तो कंट्रोल सी, चूंकि आप हेडर में लगा रहे हैं और आप चाहते हैं आपके हेडर में प्राइमरी मेन्यू आए, तो हम कहते हैं जी आप उसको इसके साथ लिंक करके डिस्प्ले कर दो, प्राइमरी मेन्यू। उसके बाद क्या है? अच्छा फर्ज कर लें, हो सकता है अंडरस्कोर ने प्राइमरी मेन्यू बनाया हो, मैं इसका नाम रखता हूं स्पार्टन्स मेन्यू। हमारी मर्जी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और मैं इसका नाम यहां पे रखता हूं स्पार्टन्स मेन्यू। हम प्राइमरी लिखते ही नहीं, यूनिक काम करते हैं। कंट्रोल एस क्या करना पड़ेगा? अभी आपको डिस्प्ले करने के लिए भी यहां पे स्पार्टन्स मेन्यू ही देना पड़ेगा, तब जाके ये उस की के साथ लिंक करेगा। और कोई कह रहा था नौजवान एडवांस कस्टम फील्ड, उसमें भी यही कहानी है मेरी जान, कि आप स्लग देते हो और उसको जोड़ोगे। बल्कि ओवरऑल आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यही होता है। एक जगह पे आपने आइडेंटिफाई करवा दिया, दूसरी जगह पे आप उसको उसकी आइडेंटिटी चेक करके आगे जाने देते हैं। ठीक हो गया? कंटेनर क्लास, यानी आपने आप स्टाइल की तरफ बढ़ना है, किस कंटेनर क्लास में हो। हमारे पास कंटेनर क्लास यहाँ पे पड़ी हुई है। बूटस्ट्रैप का एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, उसके लिए हम एक नैव वॉकर क्लास यूज करते हैं। फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे जाते हैं अपने थीम में और इसको करते हैं रिफ्रेश। जब हमने रिफ्रेश किया, मेन्यूज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको फिलहाल वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये मेन्यू आप ऑलरेडी नज़र आ रहा है आपको वहाँ पे। अब फर्ज कर ले मैं इसके अंदर देता हूँ कोई एक काम, स्पार्टन्स मैंने लिख दिया, क्रिएट करता हूँ मैं मेन्यू। अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा डिस्प्ले लोकेशन, स्पार्टन्स मेन्यू और फुटर मेन्यू। फुटर मेन्यू को भी चेंज करके देखते हैं, आपको पता चले ये कहाँ से आ रहा है ना। फुटर मेन्यू, मैं इसका नाम लगाता हूँ, स्पार्टन्स का उलट क्या होगा? सुस्त मेन्यू। चले हमने सुस्त मेन्यू कर दिया इसका नाम, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ लेथार्जिक। सुस्त की अंग्रेजी लिख देते हैं, लेथार्जिक मेन्यू। यहाँ पे गए बैक एंड में, इसको करेंगे रिफ्रेश। यहाँ पे क्या हुआ? लेथार्जिक मेन्यू आ गया। यानी अगर मैंने लेथार्जिक मेन्यू भी बनाया है तो मेरा ये मेन्यू footer.php में लगा सकता हूँ। मसलन कैसे करूँगा? मुझे पता ये बन गया यहाँ पे, ये header.php में था ये वाला। अब इसी को मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ से मैं तलाश करूँगा footer.php, और फुटर में मैंने आपको पता है मेन्यू यूज़ किया हुआ है। कहाँ पे? ये आपको नज़र आ रहा है नैव लिंक वाला। तो अगेन उसके यूएल से यूएल तक मैं कर देता हूँ डिलीट। कंट्रोल वी किया, थीम लोकेशन क्या है? यहाँ पे सुस्त मेन्यू। ये सिर्फ मैं आपको मजाक में, फन में, ताकि आपको याद रहे। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे जाएंगे। अभी मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया, आपको ये नीचे नजर आ रहे हैं। मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो आपका सैंपल पेज क्यों नजर आना शुरू हुआ? यहाँ ऊपर भी सैंपल पेज, यानी वर्डप्रेस ने आपका मेन्यू सर तस्लीम खाम कर लिया कि स्पार्टन्स, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ, आप मेन्यू बनाने की पोजीशन में आ गए। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? अब हम इस मेन्यू के अंदर अपना स्टफ देंगे। रजिस्टर कर लिया, डिस्प्ले कर लिया, ओके। अब फर्दर पैरामीटर्स जो 18-19 हैं यहाँ पे, अब बल्कि यहाँ पे हम आते हैं वर्डप्रेस नैव मेन्यू। अब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो आपको बने बनाए जो यहाँ पे स्निपेट थे वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखते हैं। ये वाली चीज जो हमने सेलेक्ट किया था, इसके अंदर मेन्यू वो उन्होंने बता दिया, ये उन्होंने साथ कमेंट्स दिए हुए हैं। मेन्यू क्लास, मेन्यू आईडी जो भी आपने आईडी रखी है। कंटेनर, हम बूटस्ट्रैप का कंटेनर यूज कर रहे हैं, हमने अपनी आईडी भी दी थी। फिर उसके पीछे ये फॉल बैक सीबी होता है, कॉल बैक फंक्शन, कि अगर किसी बंदे ने आपका थीम डाउनलोड किया और उसने अभी मेन्यू नहीं बनाया तो उसको कैसे पता चलेगा?
तो उसके लिए हम फॉल बैक CB जो है इसको ट्रू कर देते हैं। बाई डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। फिर लिंक बिफोर लिंक आफ्टर ये HTML में होता है। इको डेप्थ वाकर आप कौन सा देना चाहते हैं। थीम लोकेशन अभी आपने इस्तेमाल किया है, आपने सिर्फ थीम लोकेशन और कंटेनर यहां से लिए, तो ये काफ़ी सारे 18-19 है। यानी आपको जो जो चीज़ें यहाँ पे चाहिए आप मेंशन करते जाएंगे तो वो आपके काम आती जाएगी। अब आपके पास यहाँ पे हेडर में पहले काम करते हैं। आपके पास डिव क्लास है कोलैप्स, नैवबार कोलैप्स, नैवबार नैव ड्रॉप डाउन, ये आप ID यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ नैवबार एक्सपेंड, नैवबार डार्क, BG डार्क। आपने बूटस्ट्रैप की क्लासें दी हैं, तो बूटस्ट्रैप के लिए एक स्पेशल क्लास होती है हमारी सहूलत के लिए। क्योंकि अगर आप जाए ना यहाँ पे फ्रंट एंड पे, इसको करें राइट क्लिक, इस तरीके से मैंने लर्निंग की कि यार ये फलां चीज़ से हो क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करें तो लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करके और स्क्रॉल करके दिखाता हूँ बड़ा करके ताकि शानी भी देख सके। यहाँ पे डिव क्लास मेन्यू जो वर्डप्रेस की है वो आ रही है इसके ऊपर। हमने वर्डप्रेस पे नहीं, हम अपने बूटस्ट्रैप के साथ चल रहे हैं। पेज आइटम 2 ये वर्डप्रेस ने मेहरबानी की क्लासें दे दी और उसी के मुताबिक राइट साइड पे आपको उसकी CSS नजर आएगी। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो बनी हुई है हमारे बूटस्ट्रैप की स्टाइल से वो नजर आना चाहिए। तो ये उनका शुक्रिया, उन्होंने दे दिया ULLI। तो अब हम अपना मेंशन करेंगे। उसके लिए एक फाइल आज आप डाउनलोड कर लें, वो है GitHub के ऊपर पड़ी हुई है, ओपन सोर्स बूटस्ट्रैप नैव वाकर, और एंटर कर दें और चले जाएं GitHub के इस पहले लिंक के ऊपर। बूटस्ट्रैप नैव वाकर की क्लास बनी हुई है जैसे हमारे पास ऊप के अंदर होता है। तो यहां से आपने इस फाइल को डाउनलोड करना है जो ये लिखी हुई है क्लास। ये बेसिकली क्लास है जो वर्डप्रेस की क्लास को ही मॉडिफाई कर रही है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लें। इसका तरीकाकार, इसको भी मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं ताकि आप बड़ा होकर देखें। उन्होंने कहा जी कि सबसे पहले आप इसको अपने थीम के रूट में ले जाएं इस फाइल को। ओके, तो यहां से ये फाइल आ गई। मैं इसको रॉ के ऊपर क्लिक करता हूं, वही तरीकाकार Ctrl+A Ctrl+C, यहां पे जाएंगे डबल क्लिक करें, Ctrl+V कर लें और Ctrl+S करना है। स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी के अंदर आप इसको सेव करेंगे। किस नाम से? हम नाम भी यही रखते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है नाम चेंज करने की। Ctrl+C किया, Ctrl+V, कुछ लोगों ने इसको भी मॉडिफाई किया, ओपन सोर्स है, कर सकते हैं आप। तो अब आपके पास ये होगी नैव वाकर क्लास। यही वो चीज़ है जो हमें वो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब हमें क्या चाहिए, वो कह रहे हैं जी कि आप इसको लगा दें रूट के अंदर। हमने लगा दिया। फिर वो कहते हैं जी functions.php फाइल को खोलें और उसमें रिक्वायर वंस, हमने डिस्कस किया था रिक्वायर वंस और इंक्लूड वंस क्या होता है शुरू के टास्क में। यहां से हम इसको Ctrl+C करते हैं, वहां पे जाके समझाता हूं वो क्या रहा है। यहां पे आगे वापस अपने functions.php में और किसी जगह पे यहां पे रहते हुए हम इसको चले एक सेक्शन भी बना लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे। और यहां पे हम लिख देते हैं नैव वाकर और एंटर कर दिया जी। उसके बाद नीचे इसको करेंगे Ctrl+V। वो कहते हैं जी कि फंक्शन है रजिस्टर नैव वाकर, रिक्वायर वंस गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी। कहां पड़ी हुई है? आपके बिल्कुल थीम के अंदर जो रूट डायरेक्टरी है, क्लास वर्डप्रेस बूटस्ट्रैप navwaker.php। कहां पे? यहां पे भी देख सकते हैं। वापस गए स्पार्टन्स यूनी कंटेंट थीम्स, आपका थीम ये पड़ी हुई है क्लास नैव वाकर की। आपने पहले जावास्क्रिप्ट और CSS सीखा था, अब आपको PHP लगानी भी आ गई है। PHP लगाई, रिक्वायर वंस का मतलब कि अगर पहले से वो नहीं है एक्टिवेट तो आप उसको एक दफ़ा उसकी ज़रूरत है। अगर आपकी ये फाइल वहां पे ना हो तो फैटल एरर आता है, अक्सर आपने देखा होगा। कैसे? यहां से मैं आपको बताता हूं। आपने यहां पे रिक्वायर वंस कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे जाता हूं और इस फाइल का मैं नाम चेंज कर देता हूं। सिर्फ इसके शुरू में मैं लिखता हूं 1, आप भी लिख लें बेशक। जो आप रिक्वायर कर रहे हैं यानी वो फैटल एरर देगा। आपने वो फाइल का नाम ही बदली कर दिया, अब उसको नहीं मिलेगा तो क्या होगा? लेट्स सी। यहां पे किया हमने इसको रिफ्रेश। अब जो ही आपने रिफ्रेश किया तो क्या हुआ? रिक्वायर वंस, अगर आपको ये इस तरीके से डिस्प्ले ना करे तो Ctrl+F5 कर लिया करें ताकि वो जो हार्ड रिफ्रेश हो जाए। तो यहाँ पे उन्होंने बताया जी कि आपके जैम्प के अंदर ये फलां जगह पे पाथ है, ये क्लास WP बूटस्ट्रैप नैव वाकर आपको नहीं मिल रही क्योंकि आपने उसके आगे 1 लिख दिया था। तो ये होता है आपका एक वार्निंग है और एक आपका है रिक्वायर वंस फैटल एरर है।
यानी फैटल एरर का मतलब कि इससे आगे आप नहीं बढ़ सकेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम वापस जाते हैं अपने थीम के अंदर और हम इसको कहते हैं नहीं बाबा सॉरी गलती हो गई हमसे। यहाँ से हम इसको कर देंगे जनाब क्लास, वापस आए यहाँ पे और इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपको उसको क्लास मिल गई। जब क्लास मिल गई तो वो आगे चल पड़ा कोड, फैटल एरर आपका खत्म हो गया। तो PHP में इस तरीके से आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब आपका नैव वॉकर भी आ गया। अब आप आएंगे वापस header.php में, ताकि आप इस जगह पे अपने पेजेस आपके पास होने चाहिए। और उसके अंदर क्या क्या आपने लगाना है, बूटस्ट्रैप की जो नैव वॉकर के क्लासेस के अंदर सहूलत है उसी को रीड कर लेते हैं ताकि आपको साथ साथ समझ आती रहे। ये काम हमने कर लिया, रजिस्टर हो गया। इफ़ यू एनकाउंटर एरर्स, तो वो कहते हैं जी आप इसको इस तरीके से कर सकेंगे, हमारे पास एरर नहीं आया। यू विल आल्सो नीड टू डिक्लेयर अ न्यू मेन्यू इन योर फंक्शंस, वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। यूसेज क्या है, थीम लोकेशन, ये डिस्कस आप कर चुके हैं। अब हम इसी को कंट्रोल C करते हैं और हम जाएंगे अपने header.php में जहां आपका मेन्यू था। यहाँ पे हम चूंकि सबको कॉपी करके लेके आए हैं, लिहाजा हम यहाँ पे क्या करते हैं, PHP के अंदर अंदर वाले हिस्से को कंट्रोल V कर देते हैं। आपने क्या किया, PHP वही है, थीम लोकेशन आपका प्राइमरी, जबकि आपने इसको चेंज किया था यहाँ पे functions.php में स्पार्टन्स। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके आप इसको नजर, ये स्पार्टन्स मेन्यू, ये आपकी थीम लोकेशन है। कंट्रोल C किया, यहाँ पे आगे हेडर में, और इस जगह पे हम इसको दे देते हैं कंट्रोल V। ये तो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। दूसरे नंबर पे होता है डेप्थ। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आप इसको देख सकें। डेप्थ क्या होती है, आपने इसके ऊपर हवर किया और नीचे आपको पता है सब मेन्यू खुलते हैं, फिर राइट साइड पे या नीचे जो उसके साथ jQuery का एक बड़ा अच्छा स्निपेट है जो खूबसूरत अंदाज में पॉप डाउन या पॉप अप होता है, वो हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अगर आपका 1 है तो नो ड्रॉप डाउन, 2 है तो विद ड्रॉप डाउन्स। आप इसको 3 पे ले जाना चाहते हैं तो डेप्थ उसकी कितनी है, तो 2 पे हम फिलहाल रखते हैं। कंटेनर डेव का है, चूंकि हमने इसको डेव के अंदर ही यूज किया हुआ है, ठीक है। कंटेनर क्लास क्या है, कोलैप्स, नैव बार कोलैप्स, हम ऑलरेडी इसी को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंटेनर आईडी आपके पास क्या होगी, आपके पास फर्ज कर लें आपने ये यूज किया हुआ नैव बार नैव, अगर बूटस्ट्रैप के हवाले से तो आप इसको यूज कर लेंगे, या जैसे नॉर्मल होता है नैव फिर नैव बार राइट अगर आपने किया तो वो यूज कर लेंगे। यहाँ पे नैव बार नैव भी है, और इसी तरीके से यहाँ पे नीचे लिखा हुआ वर्डप्रेस बूटस्ट्रैप नैव वॉकर फॉल बैक, यानी ये वो है जो बूटस्ट्रैप का नैव वॉकर हमें दे रहा है, जो वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट हो गया अपनी क्लास के साथ। वर्डप्रेस की क्लास के ऊपर एक न्यू जो है उसका इंस्टेंस बना दिया। हम जाते हैं वहां पे वापस और यहां से हम इसको करते हैं रिफ्रेश। अब जब रिफ्रेश करेंगे तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये है वो CB कॉल बैक। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो ले जाएगा वापस, ताकि यूजर को पता हो कि जी यहां से आप एक नया बनाएंगे। तो आपने बना लिया ऑलरेडी स्पार्टन्स का मेन्यू, इसको आप लोकेट करना चाहते हैं मेन्यू के अंदर, सेव कर लीजिए। पहली बात, आपका मेन्यू तैयार हो गया, लेकिन इस मेन्यू के अंदर पेजेस अभी आपने नहीं डाले। तो पेजेस हमारे पास क्या है, व्यू ऑल, यहाँ पे हमने पेजेस क्रिएट ही नहीं किए, हमने किए थे HTML वाले। ओके, तो ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करें या ऐड न्यू पे राइट क्लिक कर लेते हैं। अब आप उस पोजीशन में आ गए कि आप यहाँ पे पेजेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा पेज क्या था, हमारे पास अबाउट था, ब्लॉग था, कॉन्टैक्ट था, पोर्टफोलियो था। यहाँ पे मैंने अबाउट कर दिया, और अगर याद न रहे तो आप वापस जाएं, आपको पता है अबाउट, ब्लॉग और उसके बाद पोर्टफोलियो, सर्विसेज। इनमें से जितने पेजेस आपको चाहिए, फर्ज कर लें आपने अबाउट का दिया, पब्लिश कर दिया, यहां से इसके अंदर कंटेंट हमने नहीं दिया क्योंकि अभी हम अंडरस्कोर को यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा पेज उस पोजीशन में है या नहीं। उसके बाद ऑल पेजेस पे जाएं या यहीं पे रहते हुए न्यू के ऊपर, ये जो ऊपर नजर आ रहा है पेज के ऊपर क्लिक कर दें। पोर्टफोलियो को हमने किया पब्लिश और पब्लिश कर दिया। ये बातें हम शुरू में कर चुके हुए, मैं सिर्फ जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं। नया पेज, यहां से हम कर देते हैं ब्लॉग, या अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर लें, पब्लिश। अब आपको मेन्यूज में वापस जाएंगे, इसको कर लें एक दफा रिफ्रेश। आपको पता जो पेजेस आपने क्रिएट किए थे वो यहां पे नजर आना शुरू हुए। इनको सिलेक्ट करें, ऐड टू मेन्यू, ये स्पार्टन्स के मेन्यू में शामिल हो जाएंगे। अबाउट को हम शुरू में ले जाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये चीजें आप डिस्कस कर चुके हो। कॉन्टैक्ट को नीचे ले आए, सेव मेन्यू। अब क्या होगा,
आप जब इसको साइट को विजिट करेंगे तो आपका मेन्यू अब डायनामिक हो गया है, अब ये एरर नहीं देगा। पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो ये नज़र आना शुरू हो गया। अभी आपने इसका टेम्पलेट नहीं बनाया, वरना ये इस तरीके से नज़र ना आता, हमारे कंटेनर में नज़र आता। यहाँ से फिर कहानी शुरू होती है कस्टम टेम्पलेट्स की, जो हम इंशाल्लाह बनाएंगे। तो कॉन्टैक्ट, अबाउट, सारा कुछ नज़र आना शुरू हुआ। अब यहाँ पे होम नज़र नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे वापस जाते हैं मेन्यू के अंदर और यहाँ पे करेंगे कस्टम लिंक्स के ऊपर क्लिक, और यहाँ पे हम इसका जो होम है वो दे देंगे, या अगर आप होम का पेज क्रिएट करना चाहें तो आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, या अगर फ़र्ज़ कर लें आपका होम क्या है, आपका होम बनता है तकरीबन ये वाला, कंट्रोल सी किया, इस यूआरएल को मैं दे देता हूँ यहाँ पे और लिख दूंगा यहाँ पे होम, लिंक का टेक्स्ट। लाइव साइट्स पे भी आप इसी तरीके से करते हैं, आप यहाँ पे सोशल मीडिया का दें, फेसबुक का दें, किसी वीडियो का दे दें, यहाँ पे लिंक टेक्स्ट दें, ऐड टू मेन्यू, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे कि जब कोई इसके ऊपर क्लिक करे ये कस्टम लिंक है, वापस चला जाए होम पेज पे। कैसे? सेफ मेन्यू किया, यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, इसको होम नज़र आ रहा है, मैं जो ही क्लिक करूँगा ये मुझे होम पेज पे ले जाएगा। और होम पेज पे हम एक कस्टम टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रंट पेज, जो भी हमने नहीं बनाया। इसी मकसद के लिए ये किया था ताकि हम फ्रंट पेज .php बना सकें और आप सीख सकेंगे टेम्पलेट कैसे बनाना है। मेरे ज़हन में सारी चीज़ें चल रही हैं, पूरा स्ट्रक्चर है, बस आप स्टेप बाय स्टेप लर्न करें। आज आपको मेन्यू बनाना आ गया, रजिस्टर करना। अब फुटर के अंदर भी आप जाएंगे तो सेम यही तरीकाकार होगा। ये देख रहे हैं, फुटर के अंदर भी, चूंकि उस पर अभी हमने चेंज नहीं किया था, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट पे, अगेन कॉन्टैक्ट का पेज, थोड़ा सा नीचे आके देखेंगे सैंपल पेज अभी हमने, तो ये वर्डप्रेस पे बना हुआ सैंपल पेज, यहाँ क्लिक करेंगे, बूम, ये स्टेप क्लियर हो गया जी। अब आपको मैं एक मजे की चीज दिखाऊं। आपने सिंपल लगाया था सर्च का, ओके, कोड रेफरेंस में आ जाए जी वापस। कहाँ पे गया कोड रेफरेंस? इसको स्क्रॉल अप करें, ये आपका रेफरेंस है, या यहीं पे आप क्लिक करें इसके ऊपर। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ सर्च। हमने HTML बनाया था, सिर्फ सर्च का लफ्ज लिखा, इज सर्च, सर्च लिंक, पोस्ट सर्च, वर्डप्रेस, यूजर रिसर्च, गेट सर्च फॉर्म, गेट सर्च फॉर्म। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो सबको बारी बारी देखें टेम्पलेट टैग्स को। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जनरल टेम्पलेट में है, चेंज लॉग 2 दफा हो चुका है। 5.2.0 में इन्होंने एक नई आर्गुमेंट्स अरे पैरामीटर वाज एडेड इन प्लेस ऑफ इको बूलियन फ्लैग, उसको उन्होंने आर्गुमेंट अरे में चेंज कर दिया। इसका मतलब 5.2.0 के पहले जो थीम थे उनमें ये यूज हो रहा था। तो थीम डेवलपर क्या करते हैं जो मार्केट में है, वो कहते हैं ओके ये चेंज लॉग हो गया, अब हमारे थीम्स के अंदर ये आपको क्या नोटिफिकेशन मिलता है, योर थीम हैज अपडेट। तो अगर आपने उसको खरीदा हुआ है या वर्डप्रेस रिपोजिटरी में है तो आप उसको क्लिक करेंगे अपडेट, तो वो जो थीम नया बना हुआ होगा वो पूरी जिप जो है वो रिप्लेस कर देगी। ये कहानी चल रही है पीछे। मोर इन्फॉर्मेशन, गेट सर्च फॉर्म, इको, जो भी आपने बनाया होगा। थोड़ा सा नीचे आ जाए, फॉर्म एक्शन, ये तरीकाकार है, गेट इको होम यूआरएल लेबल, सर्च क्वेरी, सर्च लॉग इन फॉर टेम्पलेट यूआरएल, ये उन्होंने एक तरीकाकार बताया। कस्टम सर्च फॉर्म .php पे अगर आपने देना है, अदरवाइज यहाँ पे आ जाए तो वो पूरा एक उन्होंने फंक्शन बता दिया सर्च फॉर्म का, किस तरीके से गेट सर्च क्वेरी जो है वो आपने शुरू करनी है। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाए, ये उन्होंने पूरा एक फंक्शन बना दिया सर्च फॉर्म। हम सर्च कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट मौजूद है या नहीं। यहाँ पे हम करते हैं कंट्रोल F, SEARCH, फाइंड नेक्स्ट। हमारे पास ऑलरेडी सपोर्ट मौजूद है, कमेंट की भी, गैलरी की भी, HTML5 की सपोर्ट है। इसका मतलब हमें यह देने की ज़रूरत नहीं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन जो ज़रूरत है वो क्या है, हमारे पास ये वाली ज़रूरत है कि हम इसको देख सकें। फिर HTML4 की हमें ज़रूरत नहीं। अब हमने इसको कहाँ पे यूज़ किया था, हेडर के अंदर। तो header.php में आगे ये था फॉर्म इनलाइन, और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे सर्च बटन, स्पार्टन्स बटन 2 वगैरह वगैरह। हम कितने हिस्से को चेंज करेंगे, बल्कि ये करते हैं कि यहाँ से लेके ये जो गेट सर्च फॉर्म है सिर्फ इतने हिस्से को कंट्रोल C करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे हम करते हैं कंट्रोल V, और इसके शुरू में क्या होगा मैंने आपको बताया था PHP का स्निपेट है। PHP के स्निपेट को आप इस तरीके से, दोनों क्वेश्चन मार्क जो है वो इस तरीके से अपने अंदर नजर आएंगे। कंट्रोल S कर लिया। अभी हमारा बाकी पड़ा हुआ है, वापस आए, यहाँ पे आके आप इसको करें रिफ्रेश। अब जब रिफ्रेश किया तो थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ,
वो कह रहा है कि जी वेरिएबल अनडिफाइंड आप यूज कर रहे हैं इको। ओके, हमने कॉपी पेस्ट किया था, हम कहते हैं जी वेरिएबल को रहने दो। हमने जब डिफाइन नहीं किया तो क्या जरूरत पड़ी हुई है, तो गेट सर्च फॉर्म, बेसिकली इतना ही चाहिए। और इसको फॉर थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आप इसको कट कर लें, ये वाला जो है, और इसको हम यहाँ पे करते हैं कंट्रोल वी। बेसिकली ये सारा आपके पास आ गया। कंट्रोल एक्स कर लें इसको, और इसको कर लें कंट्रोल एस, वो आपके पास पड़ा हुआ है। वापस जाएं, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब ये वो सर्च फॉर्म है जो वर्डप्रेस का है, यानी इस पे मैं लिखता हूँ, फर्ज कर लें कॉन्टैक्ट, सर्च करूंगा तो वर्डप्रेस जो है वो मुझे अपना जो बाय डिफॉल्ट है वो सर्च फॉर्म देना शुरू कर देगा। सो व्हाट डिड यू डू, यू जस्ट प्लेस्ड वन लाइन ऑफ कोड दैट इज गेट सर्च फॉर्म, और वो नजर आना शुरू हुआ। आपके पास क्या है HTML में, ये वाला है। अब फर्ज कर लें कि आप इस सर्च फॉर्म के लिए पूरा एक सर्च फॉर्म .php का पेज बनाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि कस्टम सर्च आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखी होगी, तो उसका सिंपल सा तरीकाकार है कि आपको एक टेम्पलेट जो है वो बनाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे अगर आप देखें ये पूरा पढ़ सकते हैं कि पूरा थीम फॉर्म एग्जाम्पल अ कस्टम सर्च फॉर्म .php वो आप बनाएंगे, और यहाँ पे आप अपनी कोई भी HTML का स्ट्रक्चर देंगे, फॉर्म भी वहां से आ जाएगा और आपका पूरा नजर आना शुरू हो जाएगा इमेजेस के साथ भी। लेकिन हम इस चीज को उस तरीके से लेके अभी नहीं चल रहे, ये सिर्फ मैं आपको आपकी इंटरेस्ट के लिए। अब जनरेट कस्टम सर्च फॉर्म, लास्ट ऑप्शन इज टू राइट अ कस्टम फंक्शन इन योर functions.php फाइल एंड हुक दैट फंक्शन टू गेट सर्च फॉर्म एक्शन हुक। ये उनकी एक्शन हुक है। वो कहते हैं आप इसको ले जाएं functions.php में और आप इस तरीके से जनरेट करें। तो कंट्रोल C किया हमने, और हम इसको ले जाते हैं यहाँ पे वापस, और फंक्शंस में, ये इधर ही पड़ा हुआ है functions.php हमारे पास ये है। और यहाँ पे किसी भी खाली जगह पे लेट्स से कि यहाँ पे कंट्रोल F कर दिया हमने, कंट्रोल V सॉरी, कंट्रोल S किया। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ऑलरेडी आपका सर्च फॉर्म जो है वो तो नजर आ ही रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे अगेन वो नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप इस पे सर्च करेंगे तो ये कहाँ पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट, दोबारा सर्च करूंगा तो अब बेसिकली उसने ये मुझे एक टेम्पलेट दे दिया। लेकिन जो मैंने फंक्शन बनाया था यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर कहीं पे कुछ लिखता हूँ और उसका कोई हम यहाँ पे टेक्स्ट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ H1 टेस्ट, H1 को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और सेव करता हूँ इसको, यहाँ से इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब अगर आप उसको देखेंगे तो ये आपको लफ्ज नजर आ रहा है टेस्ट का। इसका मतलब यह है कि उस फंक्शन से ये चीज जो है वो नजर आना शुरू होगी। और राइट साइड पे देखें H1 है। अगर यहाँ पे मैं फर्ज कर लें कोई और देना चाहूं, इसके अंदर मैं लिखता हूं सॉरी नो पोस्ट्स या पेजेस मैच योर क्राइटेरिया, कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे जाता हूं, इसको रिफ्रेश करूंगा, सॉरी नो पोस्ट मैच योर क्राइटेरिया। सो गेटिंग द आइडिया किस तरीके से आपका कस्टम टेम्पलेट जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। मजीद आगे बढ़े, तरीकाकार सीखें, टेक्निक्स। हम बूटस्ट्रैप पे काम कर रहे हैं, लोगों ने हमसे पहले हजारों लोगों ने काम किया है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बूटस्ट्रैप वर्डप्रेस, दो लफ्ज मुझे आते हैं, सर्च फॉर्म, ये 2-3 लफ्ज मैंने लिखे, एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको कोड पेन के ऊपर नजर आ जाएगा क्या तरीकाकार है। यहाँ पे आपको गिटहब के ऊपर कुछ चीज मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगी। क्रिएटिंग अ बूटस्ट्रैप वर्डप्रेस थीम स्टेप बाय स्टेप, यानी यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ थीम्स या लिंक्स। यहाँ पे वो देखें क्या खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ, 404 पेज नॉट अलाउड। करना क्या, वो कह रहे हैं जी कि सिर्फ ये चीज आपने यूज करनी है और यहाँ पे आप उसका दे देंगे जो भी आपने उसके अंदर इनपुट देनी है। ये बूटस्ट्रैप का है। यहाँ पे आ जाए, सारा वो तरीकाकार वर्डप्रेस बूटस्ट्रैप, ये उनकी लैंग्वेज की स्ट्रिंग है। ओके, हम इसको लेके चलते हैं, हम चूंकि बूटस्ट्रैप पे काम कर रहे हैं। ये कौन है जी, थैंक यू अरनाब वाहिद, थैंक यू। कंट्रोल C किया, वापस आए, ये जो हमने दिया था अगर आप इसको देना चाहें तो ठीक है, वरना हम इसको यहां से कंट्रोल Z कर लेते हैं कपल ऑफ टाइम्स। और इस फंक्शन की हमें जरूरत नहीं रही, हम जाते हैं वापस अपने header.php के अंदर। यह बना रहे थे, वो जो सिलेक्ट किया था कंट्रोल V, उसको रिप्लेस कर दिया आपने, कंट्रोल S कर दिया। फ्रंट एंड पे वापस आए यहां पे, और यहां से आप देखेंगे वापस होम के ऊपर क्लिक करें, ये सर्च आ गई, बटन गायब हो गया। लेकिन जब मैं यहां पे करूंगा कॉन्टैक्ट और इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो अगेन सारी वही कहानी हो जाएगी।
यानी अगर मैं अपना फंक्शंस सर्च फॉर्म का अलग बना लूं तो इसको मैं कोई भी स्टाइल दे सकता हूं। आपने देखा होगा बड़े बड़े फनी और फैंसी 404 के होते हैं, ऊप्स नो पेजेस फाउंड, ट्राई अगेन लेटर, या कोई बल्ब टूटा हुआ दिखा देंगे, आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू बट नो वन नथिंग इज फाउंड। तो यू गेट द आइडिया, टेम्पलेट बनेगा और उसको आप जितना मर्जी फनी बनाना चाहें, क्रिएटिव बना सकते हैं। अब हमने इस बटन को कैसे किया था, दोबारा से मैं आपको दिखाता हूं। अब यहां पे जो क्लास हमने कस्टम क्लास दी थी बूटस्ट्रैप की अपने स्टाइल्स के साथ, जिसमें वो ब्लू नजर आ रहा था, यहां पे उन्होंने बटन डिफॉल्ट जो अरनाब ने की हुआ है, हम इस चीज को अपनी क्लास के साथ चेंज करेंगे। दूसरी चेंज हम क्या करेंगे, इन्होंने यूज किया हुआ है वर्डप्रेस बूटस्ट्रैप अपनी लैंग्वेज स्ट्रिंग। हमारे पास लैंग्वेज स्ट्रिंग क्या चल रही है वो हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो लैंग्वेज स्ट्रिंग है हम उसको ही यूज करेंगे। अब यहां से हम जाएंगे फंक्शंस में और यहां पे हमारे पास क्या है, स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी, ये हमारे पास ये नजर आ रही है जो हमारी टेक्स्ट डोमेन है। कंट्रोल सी किया, वापस आए header.php में, और जहां पे हम काम कर रहे हैं सर्च के ऊपर वहां पे आएंगे और इस जगह पे जहां पे WP बूटस्ट्रैप अगर फौरन करना हो तो कंट्रोल F करें, रिप्लेस के ऊपर क्लिक करें, कंट्रोल V, और तमाम में नहीं, यहां पे सिर्फ क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑल, तो 2 जगह पे चेंज हो जाएगा क्योंकि 2 ही जगह पे था। कंट्रोल S, टेक्स्ट डोमेन आपकी होगी, लेकिन बटन की क्लास चाहे वो आप ये देना चाहते हैं। कंट्रोल C कर लिया सिर्फ क्लास को, और इतने हिस्से को हम कंट्रोल V कर देते हैं। ये जो है ना अंडरस्कोर के बाद E, ये भी लैंग्वेज की स्ट्रिंग है ट्रांसलेशन के लिए। इसका तरीकाकार E भी होता है, डबल अंडरस्कोर भी होता है, एस्केप HTML भी होता है, एस्केप एट्रीब्यूट भी होता है, अंडरस्कोर X कैपिटल के साथ भी होता है, NX भी होता है। बड़े ज़बरदस्त इसके तरीके हैं। कंट्रोल S, फ्रंट एंड पे गए, इसको करेंगे रिफ्रेश। अब जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपने देखा कि आपका बटन भी बन गया, लेकिन ये तो बहुत सारी जगहों पे आ गई। इतनी ज़्यादा सर्च तो हमें चाहिए नहीं ना, 3 बार्स। अब हम इसको रेक्टिफाई करते हैं कि ये दरअसल हो क्या रहा है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी ये हो गया, नीचे हमारे पास फॉर्म पड़ा हुआ है, ये भी फॉर्म हमारे पास पड़ा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट, बिकॉज वी डोंट नीड इट। हमारे पास इनपुट ग्रुप अपना आ गया। कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे गए, इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपके पास थोड़ा सा वो चेंज जरूर हुआ है क्योंकि हमने इसकी सारी क्लासेस नहीं दी, लेकिन अब आप इसके अंदर फर्ज कर लें टैग को सर्च करेंगे, एंटर करेंगे, लें जनाब, आपकी जो सर्च है वो कस्टम सर्च होगी। इस बटन को भी आप बदलना चाहते हैं, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, आप देखेंगे ये कहाँ पड़ा हुआ है और आप इसको इजीली सर्च फॉर्म.php में ये चीज़ दे सकते हैं कस्टमाइज अंदाज में। इसके लिए इतना ही, क्योंकि इसके बाद बाकी चीज़ें आपने खुद करनी है। होम पे क्लिक किया, वापस आ गए। अब कस्टम लोगो लगाने के ऊपर हम बेशुमार प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैं 2-3 टास्क में हमने कस्टम लोगो लगाया था, वो टास्क दोबारा से देख लें, अगर आप लोगों को याद हो आप लिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर नहीं, मैं फिर से इसको जल्दी जल्दी बताऊंगा। यहाँ पे मैंने निकाल के रखा था गालिबन, अगर नहीं तो यहाँ पे आ जाए। कस्टम लोगो करना क्या है, कोड रेफरेंस में सिर्फ लिखेंगे कस्टम लोगो। कैसे लिखेंगे चले फिर बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग वाकई पुरानी चीज़ें नहीं देखना चाह रहे, वो कह रहे हैं सर नई चीज़ें ही दें। कस्टम लोगो देखो साथ ही उन्होंने दे दिया, गेट कस्टम लोगो। मैं इसी को सर्च करता हूँ। अब आप इसके मुताबिक गेट कस्टम लोगो, हैज़ कस्टम लोगो, कि अगर कोई चीज़ है तो ये करो, नहीं तो ये करो। कंडीशन है मुख्तलिफ। द कस्टम लोगो जैसे लूप के अंदर आप देना चाहते हैं। फिर हेडर स्टाइल्स आप उसके देना चाहते हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लें आपने 10 हेडर बनाए हुए हैं, 10 हेडर, हर हेडर के ऊपर आपके फ़र्ज़ कर लें, यूँ कह लेते हैं आपका क्लाइंट है अमेरिका का, 10 स्टेट्स में उसका बिजनेस है। आपने हर स्टेट का अलग से एक लैंडिंग पेज बनाया और वो चाहता है कि टेक्सास के हवाले से अलग लोगो हो, कैलिफोर्निया के हवाले से अलग लोगो हो, न्यूयॉर्क के हवाले से अलग हो, तो फिर आपको ये सारा PHP की गेम करनी पड़ेगी। वर्डप्रेस इज ईजी माय डियर, कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ क्लियर होना चाहिए। तो अब हमने कस्टम लोगो जो है उसके अंदर जाना है। तो यहाँ पे मैं पहले से निकाल के रखा हुआ था कस्टम लोगो वाला, ये developer.wordpress.org से। एडिंग कस्टम लोगो सपोर्ट, सबसे पहले ऐड थीम सपोर्ट कस्टम लोगो। हम चेक करते हैं हमारे फंक्शंस में ये थीम सपोर्ट है या नहीं है। कंट्रोल F किया, लोगो लिखते हैं और फाइंड नेक्स्ट करते हैं। तो यहां पे उन्होंने दिया कि ऐड थीम सपोर्ट मौजूद है 250। इसका मतलब हम इसको देख भी सकते हैं। कहां पे, यहां पे वापस आए और कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि साइट आइडेंटिटी, हेडर इमेज वगैरह वगैरह सारा कुछ नजर आता है। साइट आइडेंटिटी में देखें तो साइट वाइड आइकन यहाँ पे नजर आएगा और ये सिलेक्ट लोगो
जो आपको नजर आ रहा है वहां पे। अगर ये यहां पे ना हो तो फिर आपको अपनी कस्टम लोगों की सपोर्ट खुद देनी पड़ेगी। तो अगर फर्ज कर लें कि आपके थीम के अंदर ये सपोर्ट नहीं है तो फिर क्या तरीकाकार होगा? फिर ये तरीकाकार जो आपने यहां पे पढ़ा था कस्टम लोगों के अंदर कि आपको सबसे पहले ऐड थीम सपोर्ट या कस्टम लोगो ये देनी पड़ेगी। कंट्रोल सी किया, फिर आप बनाएंगे यहाँ पे कोई नया फंक्शन और ये ऐड थीम सपोर्ट में आप दे देंगे। हम ऑलरेडी दे चुके हैं, यहाँ पे मौजूद है, इसकी प्रैक्टिस मैं करवा चुका हूँ, ये याद रखिएगा। अब लोगो आपके पास आ गया, इसका मतलब यह है कि सेकंड काम आपने क्या करना है, इसी डॉक्यूमेंट से आगे चले जाए। वो कहते हैं जी कि अब आपको ये फंक्शन देना पड़ेगा, हाइट 100, विड्थ 400, फ्लेक्स हाइट, फ्लेक्स विड्थ, हेडर टेक्स्ट वगैरह वगैरह। तो आपने यहाँ पे फंक्शन बनाया है, अगर बना हुआ पहले तो आप उसी को यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको कस्टम लोगो। और यहाँ पे देखते हैं कि लोगो फाइंड नेक्स्ट में कहीं है नहीं, और कहीं नहीं। तो सपोर्ट हमने दे दी। दूसरा काम होता है कि हम इसका फंक्शन बनाएंगे। तो हम यहाँ पे अपना फंक्शन बनाते हैं जो हमने कॉपी किया। थीम नेम हमारा है स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी, तो हम यहाँ पे स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी कर लेते हैं। कस्टम लोगो सेटअप डिफ़ॉल्ट 100, 400, फ्लेक्स हाइट ट्रू, फ्लेक्स विड्थ ट्रू, हेडर टेक्स्ट, साइट टाइटल, साइट डिस्क्रिप्शन। ओके, हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे जाते हैं और यहाँ से इसको करेंगे जो हमारा कस्टमाइज के अंदर था, रिफ्रेश। अब जब आपने रिफ्रेश की तो यहाँ पे कह रहा है कि वैलिड कॉल बैक फंक्शन है थीम नेम, जो वो कह रहा है 288 के अंदर नहीं, क्योंकि हमने इसको अभी यूज़ किया इस तरीके से, अभी हम इसको कॉल नहीं किया। देख लेते हैं कहाँ पे ये एरर आ रहा है। हमने ऊपर नाम चेंज कर दिया स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी, और इसको हमने जोड़ा नहीं उस हुक के साथ, थीम नेम को थीम नेम ही रहने दिया हमने। तो कंट्रोल वी कर लेंगे और कस्टम लोगो सेटअप कंट्रोल एस किया। ये आपको उस वक्त नजर आ रहा है जब आपने वो ट्रू किया हुआ था, जो आपका डीबग वाला था। रिफ्रेश करते हैं, अब वर्डप्रेस को भी सुकून आ जाएगा, आपको भी सुकून आ जाएगा। तो यहाँ पे आप साइट आइडेंटिटी और यहाँ पे देखें सिलेक्ट लोगो। अब यहाँ से आप अपना लोगो जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट फाइल्स, तो आपके जहाँ पे भी पड़ी हुई हैं वो फाइल्स आपने लेनी है। मेरे पास थीम में पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे एसेट्स के अंदर इमेजेस में, मैंने आपको शुरू में दिखाया था ये लोगो मैंने कैसे बनाया। मैं इसको ड्रैग करूँगा लेफ्ट क्लिक करके, यहाँ पे ला के मैं इसको छोड़ दूंगा लेफ्ट क्लिक से। ले जनाब, मेरा लोगो जो है वो नजर आना शुरू हो गया। 300 बाई 100 पिक्सल्स मैंने किया था इसका विड्थ और हाइट। सेव कर लिया, क्रॉप करने की जरूरत है, ओके क्रॉप इमेज, इतना ही काफ़ी है। तो अब क्या होगा, जब मैं इसको पब्लिश करूंगा और फ्रंट एंड पे जाके इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे ये लोगो नजर आना चाहिए। क्या नजर आएगा? अगर नहीं नजर आता तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं आया। होम के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, बल्कि यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं और मैं आपके साथ एक और चीज़ चाहे वो डिस्कस कर लूँ। लोगो हमने लगा दिया बैक एंड पे, नज़र नहीं आ रहा। रीज़न ये है कि आप अगर आए header.php में तो यहाँ पे आपको याद है हमने आइकन्स यूज़ किया था। तो जब हम उसको आइकन लगा चुके हैं तो हमें हमारा लोगो जो है वो किस तरीके से लेगा। तो इसका मतलब यह है कि ये जो मेरी नैफ बार चल रही थी, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी वाली, यहाँ पे भी तो अब मुझे कोई PHP का कोड देना पड़ेगा ना, अदरवाइज वो मेरा आइकन जो है वही डिस्प्ले कर देगा। ये ग्रेजुएशन कैप वाला मैं इसको डायनामिक बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो लोगो मैंने लगाया बैक एंड पे वो यहाँ पे दिखाओ भाई। ओके, हम वर्डप्रेस को कहते हैं भाई हमें मजीद सिखाएं, हम तो नालायक हो गए। वर्डप्रेस कहता है कि आप जब सेटअप थीम के साथ जोड़ लें इसको तो डिस्प्ले भी तो करना है ना। रजिस्टर आपने कर दिया, थैंक यू। डिस्प्ले कैसे करेंगे? तो इफ फंक्शन एग्जिस्ट जो ऊपर था द कस्टम लोगो, यहाँ पे कि अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो वर्डप्रेस कह रहा है तो फिर आप द कस्टम लोगो इसको आप डिस्प्ले कर दें। और अगर आप कहीं कस्टमाइजर में ये गेट थीम मोड हम डिस्कस करेंगे जब हम कस्टमाइजर की API को डिस्कस करेंगे। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यार ये ले लो, कंट्रोल C, वापस जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे हमने यूज़ किया था ये ग्रेजुएशन कैप, इस सारे हिस्से को हम सिलेक्ट करते हैं। इसके अंदर या इसके शुरू में मैं आपको बताता हूँ PHP का स्निपेट हमने इंट्रोड्यूस करवाना है। PHP इसको बंद कर दिया और इसके अंदर मैं कंट्रोल V कर लेता हूँ। इफ फंक्शन एग्जिस्ट द कस्टम लोगो तो प्लीज द कस्टम लोगो चाहे इसको डिस्प्ले करो। अभी और कुछ नहीं किया, इसके साथ देखते हैं सक्सेस होती है या नहीं। यहाँ पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब जब हमने रिफ्रेश किया तो क्या हुआ,
स्पार्टन यूनिवर्सिटी का लोगो नजर आना शुरू हुआ। एंड वी डोंट नीड दिस, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं, चूंकि ये हमने बिल्कुल ब्लैंक बनाया था, बाहर था, इसको हम कर देते हैं डिलीट। यानी आपका कस्टम लोगो का बना बनाया फंक्शन आपने उठाया, जो आपने functions.php में यहाँ पे लगा दिया था, और इसको वो हुक कर रहा है उसके साथ। कस्टम लोगो यहाँ पे ऐड होगी थीम सपोर्ट, यहाँ आपने कस्टम लोगो सेटअप के साथ इसको जोड़ दिया अपने फंक्शन को। किस जगह पे? आफ्टर सेटअप थीम में आपने कस्टम लोगो सेटअप को इसके साथ हुक कर दिया। थीम सपोर्ट ऑलरेडी यहाँ पे भी उन्होंने दी हुई है, अगर हम ना भी देना चाहें ऊपर हम दे चुके हैं। यहाँ पे देखें ना, ऐड थीम सपोर्ट। चले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और अगर वहाँ पे नहीं तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे जाते हैं और देखते हैं इससे क्या होता है। ले जनाब, आपका लोगो भी आ गया। आप इस पे क्लिक करेंगे, होम के ऊपर वापस आ जाएंगे। अबाउट, लोगो पे क्लिक किया, वापस आ गया। तो आज आपकी ये सक्सेस हो गई। अभी हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस पे नहीं गए, आज आपको नैव बनानी आ गई। आपने देखा माशाल्लाह आपका लोगो जो है वो भी नजर आ रहा है। मेन्यू अभी आपका ये रहता है, ये काम अभी आपने खुद करना है कि ये जो मोबाइल के ऊपर है, आपको याद है हमने इसका बनाया था कुछ, आपने जो इसकी वैल्यूज दी थी, उन आईडीज को रिस्पॉन्सिव अंदाज में अब आपने सेट करना है। लोगो आपने लगा लिया, कोशिश करें इसको भी, लेकिन ये कस्टमाइजर की चीज़ें हैं। यहाँ पे हम थीम मोड यूज़ करेंगे, वो अगली स्टेज पे। यहाँ तक आपका नैव बार आज आपने माशाल्लाह लर्न कर लिया। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। फुटर वाला रहता है, फुटर वाले को भी आप चेंज करें। और भी सर्च फॉर्म बनाना चाहते हैं, बना के ट्राई कर लें। लोगो कोई सा आप अपने पास बना लें, ये उसने क्रॉप कर दिया, विदाउट क्रॉप करते तो और ज़्यादा अच्छा नज़र आता, लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। सो नेक्स्ट टास्क 96 में हम एक स्टेप इससे आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।